फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा अ कंप्लीट नॉलेज हब। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ई वे बिल के ऊपर। इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको ई वे बिल के कंसेप्ट, उसके मीनिंग्स, कौन ई वे बिल को जनरेट कर सकता है, ई वे बिल कब जनरेट किया जाता है और ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पे ई वे बिल को एग्जेम्पशन मिली हुई है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम प्रीवियस वाले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। गाइस, अगर आप वो वाला लेक्चर आपने मिस कर दिया है तो ज़रूर से वो वाला लेक्चर आप देख लेना। ऊपर आई बेल का ये जो नोटिफिकेशन है, आई पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ से भी आपको उसकी लिंक मिल जाएंगे। तो ये लास्ट वीडियो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। मैं सारे पॉइंट्स को, सारे टॉपिक्स को बहुत ही प्रिसाइज वे में और डिटेल्ड वे में मैंने कवर किया हुआ है। अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक लगता है जिस पे आपको अलग से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए कस्टमाइज्ड वे में उसके ऊपर में अलग से वीडियो बना सकूँ। पूरा लेक्चर आपको बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में मिलेगा, कंटेंट सारे आपको इंग्लिश में मिलेंगे। डजेंट मैटर कि आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो या हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, सारे कंसेप्ट्स आपको बहुत ईजी और एग्जाम्पल्स से मैं समझाया है मैंने, तो आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी। तो कुछ 8 पॉइंट्स थे जिनको मैंने कैटेगराइज किया था ई वे बिल को, तो जिसमें से 4 पॉइंट्स पे मैं इसके प्रीवियस में मैंने आपको बता दिया हुआ है और बाकी के कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिन पे मैं आज आपको फोकस करके ये बताऊंगी कि किस तरीके से पूरे कंट्री में हर एक जगह इम्प्लीमेंट किया जाता है ई वे बिल और कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये 5th पॉइंट है, प्लीज़ ये पहले वाला इसका लेक्चर ज़रूर देख लेना। सो इंटर स्टेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स हैज़ बीन राइज इन नंबर्स ऑफ जनरेशन of e-way bill ever since its implementation begin from 1st April 20। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस इंडिया इसका मतलब क्या है, कि मतलब इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे ई-वे बिल किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। देखिए, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अपने जहाँ के जो स्टेट हैं उन्होंने अपने लोगों को छूट दी हुई है और कहीं 50,000 के ऊपर के लोग जो ई वे बिल के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, तो उनको काफ़ी एग्जेम्पशंस मिली हुई है। तो हर एक जगह का, हर एक स्टेट का जो स्टेटस है वो अलग अलग है। जैसे तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में क्या है कि अगर आप 1 लाख का आपका इन्वॉइस है, बिल है, जो आप सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसकी कीमत 1 लाख है या उससे कम है, तो आपको ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है, मतलब एग्जेम्पशन आपको मिली हुई है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जगह हैं, अलग अलग गुड्स हैं जहाँ पे अलग अलग स्टेट में उनको एग्जेम्पशंस मिले हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड आ रहा है इंटर स्टेट मूवमेंट का। तो इंटर स्टेट का मतलब पहले आप समझ लो कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो या आपके गुड्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है, तो उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, मतलब काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। ये जब से आपका 1 अप्रैल 2018 से ई वे बिल का कंसेप्ट आया है, उसके बाद से अगर देखा जाए तो इंटर स्टेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स काफ़ी बढ़ गए हुए हैं और स्टेट वाइड जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया गया है ई वे बिल का, तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं। चाहे आप यूनियन टेरिटरीज़ की बात कर लो, चाहे आप स्टेट की बात कर लो, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स में काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं जिनमें ई वे बिल का जनरेशन पहले जो नहीं होता था। पहले सिर्फ बिल या चालान या डिलीवरी चालान के बेसिस पे ही एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाए जाते थे, बट आज की डेट में सब लोग ई वे बिल के पोर्टल पर जा कर के रजिस्टर कर रहे हैं और वहाँ से वो बिल्स को जनरेट करके अपने साथ में उसको वो कैरी करते हैं। हालांकि कुछ रिलीफ भी दी हुई है, कुछ छूट भी दी गई हुई है कुछ स्टेट के द्वारा, कुछ पर्टिकुलर गुड्स पे या पर्टिकुलर सप्लाई पर, जहाँ पे कहीं तो छूट दिया गया है गुड्स के ऊपर में, कहीं कहीं छूट दिया गया हुआ है मॉनेटरी टर्म्स में। गुड्स का मतलब सपोज करो कि कुछ ऐसे गुड्स हैं, लिस्ट नंबर ऑफ गुड्स हैं जिनको छूट प्रोवाइड की गई हुई है और कुछ जगह कुछ स्टेट में मॉनेटरी वैल्यू पे छूट प्रोवाइड की गई हुई है। जैसे कि मैंने आपको तमिलनाडु का एक केस बताया, तमिलनाडु ने क्या एग्जेम्पशन दी हुई है कि वहाँ पे अगर कुछ आइटम्स हैं उनके, अगर वो 1 लाख से बिलो है उनकी कीमत, तो वहाँ पे ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है अब बनाना। और अगर आप इसके बारे में चाहते हो कि डिटेल में आप चाहते हो तो आप इनके कॉमर्शियल जो टैक्स की वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे आप विज़िट करके आप खुद भी देख सकते हो कि कौन से ऐसे आइटम्स हैं और कौन से स्टेट हैं जिन्होंने एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं ट्राई करूँगी कि आपके लिए मैं लिस्ट ऑफ गुड्स या लिस्ट ऑफ जो भी सप्लाई हैं मैं वो आपको बता सकूँ कि कौन कौन सी चीज़ों की आप सप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको एग्जेम्पशंस मिले हुए हैं, या कौन कौन से स्टेट हैं जिन्होंने मॉनेटरी वैल्यू की बाउंड्री को 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख किया हुआ है या उससे ज़्यादा या उससे कम किया हुआ है।
तो हालांकि देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इतना आपके लिए इनफ है, मोर देन इनफ है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं पूछता है या पर्टिकुलर गुड्स का नाम नहीं पूछेगा। बट अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को इन्हांस करने के लिए सोच रहे हो या जानना चाहते हो तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में आप इसको पूछना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप और इसको लिख लेना कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। जब भी इसका इंसेप्शन हुआ था 2018 में, उसके बाद से जब इंसेप्शन के दौरान से अभी तक अगर देखा जाए 2020 चल रहा है, तो काफ़ी पहले के तुलनात्मक काफ़ी लोग अब ई वे बिल जनरेट करने लगे हैं। अब सवाल ये आता है कि आप ई वे बिल को किस तरह से जनरेट करते हैं। तो आप बिल्कुल ई वे बिल के पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे आप पोर्टल पे लॉगिन करें और लॉगिन करेंगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके पहले आपको लॉगिन के लिए साइन अप करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ों को करके आप ई वे बिल पोर्टल पे विज़िट करके वहाँ से ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। एक तरीका और है कि आप SMS के भी माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बोला वही सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ई वे बिल पोर्टल प्रोवाइड्स अ सीमलेस गेटवे टू जनरेट ई वे बिल्स। मतलब EWB का क्या है, ई वे बिल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। तो EWB का जो पोर्टल है वो एक सीमलेस गेटवे प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप ई वे बिल्स को जनरेट कर सकते हो, चाहे आप सिंगल जनरेट करना चाहो या कंसोलिडेटेड ऑप्शंस वहाँ पे होते हैं। कंसोलिडेट का मतलब होता है संगठित ऑप्शंस होते हैं, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। मतलब आप व्हीकल्स नंबर को चेंज कर सकते हो और कई सारे आपको वहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शंस मिल जाएंगे जब आप ई वे बिल को जनरेट करने जाओगे। कैंसिल भी कर सकते हो अगर आपसे कोई गलती से ई वे बिल जनरेट हो गया है, या बहुत सारे उसमें अदर ऑप्शंस भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी कोई अलग से वीडियो बनाऊँ पूरा पोर्टल पे विज़िट करके और दिखा करके कि किस तरीके से जनरेट किया जाता है, तो वेबसाइट ओपन करके वो भी आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे उसकी रेलेवेंस नहीं लगी तो मैंने उस पर नहीं मैं जा रही हूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए उस पर तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरा तरीका है SMS, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये दो अलग अलग मेथड होते हैं जिनके माध्यम से ई वे बिल जनरेट किया जाता है। पहला ये और दूसरा ये वाला। नेक्स्ट है कि ई वे बिल अगर आपने एक बार जनरेट कर दिया तो इसकी वैलिडिटी कब तक की रहेगी। एक बार अगर आपने ई वे बिल को जनरेट कर दिया है तो उसकी वैलिडिटी डिपेंड करती है कि आपने कितने डिस्टेंस है, मतलब आप जो सामान को सप्लाई कर रहे हो उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वैलिडिटी को निर्धारित किया जाता है। तो इसमें मैंने आपको कन्वीनियंस, टाइप ऑफ कन्वीनियंस और डिस्टेंस और वैलिडिटी, ये 3 अलग अलग पॉइंट हैं। इस पर मैंने आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया हुआ है। सपोज करिए कि अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, अगर आप कार्गो के माध्यम से सामान की डिलीवरी कर रहे हैं और डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर के नीचे है ना, तो आपको 1 दिन की वैलिडिटी रहेगी, क्योंकि 100 किलोमीटर आप 1 दिन में ट्रैवल कर सकते हो, जा सकते हो और आ सकते हो। 100 किलोमीटर्स मतलब बहुत कम डिस्टेंस होता है। फॉर एवरी एडिशनल 100 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ एडिशनल 1 डे, अगर 100 किलोमीटर के ऊपर है, सपोज 150 हो गया या 200 हो गया, तो आपको एडिशनल 1 दिन और मिल जाएगा। अगर 300 हो गया है ना, क्योंकि एवरी एडिशनल 100 किलोमीटर्स पे क्या है कि आपको एक एडिशनल डे मिल रहा है। अगर 300 किलोमीटर्स है तो आपको 3 दिन मिलेगा। अगर 200 किलोमीटर है तो आपको 2 दिन मिल जाएगा। 150 है तो भी आपको मतलब 2 दिन मिल जाएगा लगभग। तो इस तरीके से। और फॉर ओवर डायमेंशनल कार्गो की अगर कही जा रही है तो यहाँ पे क्या है कि अगर 20 किलोमीटर के कम का अगर डिस्टेंस है तो आपको 1 दिन की वैलिडिटी रहेगी उसकी, और हर एक 20 किलोमीटर के ऊपर आपको एडिशनल 1 डे की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। अगर आपने एक बार EWB को जनरेट कर लिया है तो इस वाले में अगर आप जाते हो तो 1 दिन, और अगर इस वाले में जाते हो तो भी 1 दिन, बट डिस्टेंस मैटर करता है। लेस देन 100 किलोमीटर और एवरी 100 किलोमीटर पे 1 डे एडिशनल, यहाँ पे 20 किलोमीटर दे दिया हुआ है। तो इस तरीके से वैलिडिटी का निर्धारण किया जाता है, और वैलिडिटी एक्सटेंड भी की जा सकती है। वैलिडिटी को बिल्कुल एक्सटेंड किया जाता है। कैसे किया जाता है कि द जनरेटर ऑफ ई वे बिल हैज़ टू ईदर 4 आवर्स और बिफोर एक्सपायरी और विदिन 4 आवर्स आफ्टर इट्स एक्सपायरी कैन एक्सटेंड ई वे बिल वैलिडिटी। मतलब कि 4 घंटे, मतलब एक्सपायरी होने के 4 घंटे पहले अगर एक बार आपने ई वे बिल को जनरेट कर लिया तो उसके एक्सपायरी होने के 4 घंटे पहले तक आप वापस से उसको एक्सटेंड कर सकते हो। सपोज़ किसी कारणवश आपका मतलब सप्लाई नहीं हो पाया या लेट हो गया किसी भी रीज़न से, तो ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल एक्सटेंड भी कर सकते हो उसको।
नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक पॉइंट रह गया है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं ई वे बिल को जनरेट करने के लिए। बिल्कुल आपके पास में इन्वॉइस होना चाहिए, इन्वॉइस के साथ में इन्वॉइस होना चाहिए या आपका बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए या चालान होना चाहिए। मतलब आपके जो भी गुड्स हैं तो आपके गुड्स से रिलेटेड आपके पास में ये चीज़ें होनी चाहिए, या तो आप उसका बिल रख लो या फिर आपके पास उसका चालान रख लो या इन्वॉइस रख लो, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो रोड के थ्रू तो क्या चाहिए होगी आपको, ट्रांसपोर्टर एक आईडी चाहिए होगी या व्हीकल नंबर चाहिए होगा, जो भी आपकी गाड़ी है उसका जो नंबर होता है वो। अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो रेल, एयर या शिप के थ्रू तो भी आपको ट्रांसपोर्टर आईडी चाहिए होगा और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए होगा, TDN चाहिए होगा, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए होगा। और एंड डेट भी मैंडेटरी है, बिल्कुल डेट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑन द डॉक्यूमेंट। जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर में डेट बिल्कुल मेंशन होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और जो चाहिए होते हैं आपको ई वे बिल को रिक्वायर्ड मतलब जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ई वे बिल को जनरेट किया जाता है। और वैलिडिटी उनकी मैंने आपको बता दी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वैलिडिटी वाला, ये एक बार आप देख लीजिएगा। डायमेंशनल कार्गो और अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो एंड फॉर ओवर डायमेंशनल कार्गो, तो इसमें किस तरीके से ये जनरेट करते हैं, वैलिडिटी क्या है ये। सो गाइज़ आई होप कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर लेना, क्योंकि आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन होता है। अब आपका GST पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कोई टॉपिक अगर आपको छूट गया हुआ है या लगता है कि आपको उस पर अलग से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्रिसाइज वे में और बहुत क्लियरली अपने टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैम मुझे इस टॉपिक को वापस से समझना है। मैं वापस से उसके ऊपर आपको लेक्चर बनाऊंगी, वीडियो बना करके अपलोड करूंगी। अगर आपकी कोई पर्सनल टॉपिक है इसके अलावा तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं उसके ऊपर भी आपको लेक्चर अवेलेबल कराऊंगी। टॉपिक ऑन डिमांड पे मैं लेक्चर्स अवेलेबल कराती हूँ। अब हमारे जो मैनेजमेंट के अदर सब्जेक्ट्स हैं मैं उन पे शिफ्ट कर रही हूँ। आप अगर वो भी वीडियोज़ देखना चाहते हो, लेक्चर लेना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर आपका कोई और टॉपिक है GST और मैनेजमेंट के अलावा तो वो भी आप मुझे बोल सकते हो या बता सकते हो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में। ये आपका GST का लास्ट लेक्चर था। अब इसके बाद नो मोर लेक्चर्स ऑन GST। सो थैंक यू गाइज।